नमस्ते बेटिया, हमेशा खुश रहो। This is Dr. JV'n Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, and JAYOTI VIDYAPEETH, Women's University. Today we will be starting with a new topic of locomotor system, that is gout. आज हम जो है gout से शुरू करेंगे। नया टॉपिक है लोकोमोटर सिस्टम की जो सीरीज हमारी चल रही है। We are going to continue with that series। तो उसके अंदर हम आज gout को करेंगे, gout को समझेंगे कि gout क्या होता है, किस वजह से होता है, what is the definition of gout, what are the clinical features, what are the pathogenesis of gout, किस वजह से होता है, क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं gout की वजह से, what are the clinical features with which a patient presents to us। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास gout का आता है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास में, साइन सिम्टम्स हमारे पास में लेकर आता है gout का। अगर वो हमारे पास में आता है वो सब सिम्टम्स लेके, तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। what are the various investigative procedures that could be done for the diagnosis of gout patient, and last of all the management of the gout। किस तरह से हम gout का मैनेजमेंट करते हैं। So in this lecture we are going to understand all these things। So let's start with gout। Gout is a form of inflammatory arthritis। ये basically inflammatory arthritis है with high levels of uric acid in the blood। Gout में क्या होता है, inflammatory arthritis में मतलब joints के अंदर inflammation होता है, उसके साथ में आपका जो blood होता है उसके अंदर high level of uric acid। The acid forms needle-like crystal into the joint। तो जब uric acid deposit होने लग जाता है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ज़्यादा concentration हो जाता है, तो वो आपके joints में जाके धीरे-धीरे needle-like crystals के फॉर्म में जमने लग जाता है। It causes sudden severe episodes of pain, tenderness and redness। इसके वजह से बहुत severe pain हो जाता है, tenderness मतलब painful on pressure, redness होने लग जाती है, warmth and swelling होने लग जाती है, वहाँ पे सूजन रहती है और साथ में swelling भी होने लग जाती है। हाइपरयूरेसेमिया हो जाता है। हाइपरयूरेसेमिया मतलब आपका जो ब्लड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स बिकम सुपर सैचुरेटेड विद यूरिक एसिड। तो आपका जो प्लाज्मा होता है या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं उसमें आपका यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके gout के सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 2.5 से 6 mg/dl वुमेन में होता है और 3.4 से 7 mg/dl मैन में होता है। यहाँ पर इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन लेवल से बढ़ जाता है। ठीक है, ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, gout हमेशा ग्रेड 2 से शुरू होता है, पैर के ग्रेड 2 से शुरू होता है और उसके बाद में बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सीरियस gout होते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम देख रहे हैं। यूरिक एसिड का डिपॉजिशन हो रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल्स का डिपॉजिट हो रहा है आपके जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से swollen और इन्फ्लेम्ड जॉइंट हो जाता है। मासेस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यहाँ बन जाते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं आपके जॉइंट के अंदर, इसकी वजह से आपका जॉइंट जो होता है वो swollen हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है। Gout is a metabolic disorder of purine metabolism। ये जो एक डिसऑर्डर होता है, this disorder is of purine metabolism। It is characterized by recurrent attacks of acute arthritis। जो gout होता है वो बेसिकली क्या होता है, purine metabolism का डिफेक्ट होता है। It is characterized by recurrent attacks of acute arthritis। इसमें बार-बार अटैक आते हैं। किन-किन चीज़ों पे acute arthritis का अटैक हो सकता है, chronic deforming arthropathies हो सकती है, जिसके अंदर आपके joints deformed हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टोफाई हो सकता है। टोफाई हम देखेंगे आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है यूरिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से, टोफाई फॉर्मेशन, दैट इज द टिपिकल साइन ऑफ gout। gout के अंदर टोफाई फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक रीनल फेलियर। क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, रिकरेंट अटैक किन चीज़ों पे gout की, एक्यूट आर्थराइटिस पे, क्रॉनिक डिफॉर्मिंग आर्थरोपैथी यहाँ पे होती है, फॉर्मेशन ऑफ टोफाई होता है और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक रीनल फेलियर। इसके अंदर आपके सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रीनल फेलियर। ये देखिए आप टोफस फॉर्मेशन है, टोफाई यहाँ पे जो स्वेलिंग आ रही है उनके हाथ में दिख रही है आपकी टोफाई फॉर्मेशन के टिपिकल फीचर आपकी जो है gout की दिख रही है। अब हाइपरयूरेसेमिया हमने बात की है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। क्या यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड आता कहाँ से, बेसिकली ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। तो ये कहाँ से आता है, डाइट्री प्यूरिन से, जो आप डाइट ले रहे हैं वहाँ से प्यूरिन्स आते हैं, जिससे यूरेट बनता है, ये यूरिक एसिड बनता है। टिश्यू न्यूक्लिक एसिड से आता है और एंडोजीनस प्यूरिन सिंथेसिस। तो इन सब चीज़ों से आपके बॉडी में यूरेट्स आते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बन जाता है। ओवर प्रोडक्शन आपका हो रहा है या अंडर एक्सक्रीशन, दो फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइपरयूरेसेमिया के लिए। एक तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरा डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन हो रहा है। जितना नॉर्मल आपको यूरिक एसिड बॉडी से निकलना चाहिए था
वो आपकी बॉडी से नहीं निकल पाता, ज्यादा प्रोडक्शन और डिक्रीज एक्सक्रीशन दैट लीड्स टू हाइपरयूरिसेमिया। अब हाइपरयूरिसेमिया अगर आपकी बॉडी में हो गया, आपके ब्लड में हो गया, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो वो साइलेंट पड़ा रहे, तो साइलेंट टिश्यू डिपोजिशन हो सकता है, टिश्यू में जाके साइलेंट यूरिक एसिड जमा होता है। दूसरी कंडीशन आपकी गाउट की हो सकती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तीसरा रीनल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि वो यूरिक एसिड आपकी किडनी में जाके जमा हो जाए, वहाँ पे रीनल मैनिफेस्टेशंस करें। और चौथा जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स एंड मोर्टेलिटी, तो हार्ट में भी जाके वो अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वेरिंग डिग्री ऑफ मोर्टेलिटी पेशेंट की हो सकती है। मतलब चार चीजें हो सकती है, साइलेंटली पड़ा है, गाउट प्रोड्यूस करे, जॉइंट में जमा होकर किडनी में जा सकता है, रीनल मैनिफेस्टेशंस कर सकता है, हार्ट में जा सकता है, जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। What is the incidence of gout? Gout का incidence क्या है? It affects the middle-aged to elderly men and post-menopausal women. तो ये men में तो middle-aged या फिर middle-aged को affect करता है, और post-menopausal women को सबसे ज़्यादा affect करता है, जिनमें सबसे ज़्यादा chances होते हैं gout के लिए। मेल टू फीमेल रेशियो जो होता है 7:1 से 9:1 के बीच में इसका मेल फीमेल रेशियो होता है। 7:1 मतलब 7 times to 9 times it is more common in men than in comparison to women. Only around 5% of hyperuricemic patient develop gout. तो जो hyperuricemic patient होते हैं वो सिर्फ 5% hyperuricemic patient ही gout को डेवलप करते हैं, बाकी 95% केसेस में आपको hyperuricemia रहता है, लेकिन gout डेवलप नहीं होता। Most women with gouty arthritis are postmenopausal and elderly. Most of the women जो होती हैं जिसमें gouty arthritis होता है वो postmenopausal होती हैं या फिर elderly होती हैं। ओवर हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जितने भी हमारे पास में आ रहे हैं केसेस, तो अगर हमने postmenopausal की बात करी है तो वहाँ पे लेडीज की ओल्ड एज बढ़ने लग जाती है, तो वहाँ पे उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी केसेस चले जाते हैं, जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट होता है एंड आर्टीरियल हाइपरटेंशन दैट कॉजेस माइल्ड रीनल इनसफिशिएंसी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से और आर्टीरियल हाइपरटेंशन की वजह से माइल्ड रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, एंड दे यूजुअली आर रिसीविंग डाययूरेटिक्स। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सक्रीशन जो होता है पोस्ट-मेनोपॉजल वुमन में ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो कोई दवा ले रहे हैं, उस दवा के इफेक्ट की वजह से किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में है वो बाहर नहीं निकल पाता। जब वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाएगा तो फिर उसकी वजह से हाइपरयूरिसेमिया वाली कंडीशन हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर गाउट की डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या क्या आता है हमारे पास में, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन का। its production is closely linked to the pathways of purine metabolism. इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लिंक होता है कहाँ से, पाथवे ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को, with the intracellular concentration of 5-phosphoribosine 1-pyrophosphate, जिसको हम शॉर्ट में PRPP बोलते हैं। 5-phosphoribosine 1-pyrophosphate, इसको जहाँ भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे we will be mentioning it by name of PRPP। ठीक है, मैं बार-बार पूरा नहीं बोलूँगा, I will speak on PRPP। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो PRPP से रेगुलेट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चलता है। तो यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड प्राइमरीली बाय द किडनी थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो यूरिक एसिड है जो बन रहा है डिफरेंट सोर्स से, वो आपके प्राइमरीली किडनी से एक्सक्रीट होता है, फिल्टर आउट होता है बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। तो ये बेसिकली आपका कुछ नहीं, 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। उसमें यूरिक एसिड इस पूरे प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर सेक्रेट होता है, एक्सक्रीट होता है। लेकिन अगर किसी कारण से किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर फिर आपको परेशानी होती है। Hyperuricemia arises from overproduction and reduced excretion of the uric acid or the combination। तो hyperuricemia किस वजह से, overproduction of the uric acid या फिर reduced excretion, ये हम डिस्कस कर चुके थे, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको hyperuricemia हो सकता है, या फिर जिसकी वजह से गाउट होता है। Arthritis is caused due to the deposition of monosodium urate crystals in the synovium। तो यहाँ पे जो आर्थराइटिस होता है वो इस वजह से होता है, वो होता है आर्थराइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। आपका जो जॉइंट होता है उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। Polymorphonuclear leukocytes ingest the crystals। अब जो आपके PMN सेल्स होते हैं, polymorphonuclear सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं। उसके इंजेस्ट करने के बाद में दे रिलीज द लाइसोसोमल एंजाइम्स व्हिच कॉजेस इन्फ्लेमेशन। वो कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन अगर होगा तो 2 तरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्यूट आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रॉनिक आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एक्यूट होगा तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेबल इन द साइनोवियम एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक्यूट आर्थराइटिस जो 6 हफ्ते से कम टाइम का होगा, उसके अंदर जब हम साइनोवियल फ्लूइड को देखेंगे, साइनोवियम को देखेंगे, तो उसके अंदर हम क्रिस्टल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और उसके साथ में आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, किसके, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्रॉनिक आर्थराइटिस आपका 6 हफ्ते से ज्यादा पुरानी डिजीज कंडीशन है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देयर विल बी इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके अंदर हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन हो जाएगा। proliferation ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके साथ में हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका proliferation होगा। एंड पेनस फॉर्मेशन, पेनस फॉर्मेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो कहाँ पे हमने पढ़ा था, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस यहाँ पे बनेंगे। तो कुछ हिंट तो यही मिल गया आपको, ठीक है। तो इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज है, proliferation ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, पेनस फॉर्मेशन होगा। These are the secondary osteoarthritic changes that are occurring. टोफाई आर नोडुला यूरेट डिपॉजिट, तो अभी हमने टोफाई की इमेज देखी थी ना, उसका एक फोटोग्राफ देखा था पेशेंट का। सो टोफाई आर बेसिकली द नोडुला यूरेट डिपॉजिट्स इन एंड अराउंड द जॉइंट्स इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो टोफाई फॉर्मेशन इज द टिपिकल फीचर ऑफ गाउट। ये क्या होते हैं, बेसिकली नोडुला यूरेट डिपॉजिट्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इन एंड अराउंड द जॉइंट्स इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसके इन और अराउंड इसका डिपॉजिशन हो जाता है, ठीक है। इस तरह के ये क्रिस्टल्स होते हैं, आपके नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के, जो डिपॉजिट हो जाते हैं। Now, histologically, monosodium urate crystals क्या होते हैं? These are surrounded by mononuclear cell infiltrations and foreign body giant cells, which leads to, अब जो monosodium urate crystals होते हैं वो surrounded होते हैं किससे? mononuclear cell infiltrations से और foreign body giant cells, जिसके वजह से osteoarthritic changes आते हैं, ankylosis of the joint यानी fusion of the joint हो जाता है, साथ में tissue destruction हो जाता है। तीन चीजें क्या क्या हो रही है? osteoarthritic changes आ रहे हैं, ankylosis और fusion of the joint हो रहा है, और tissue destruction हो रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस डेवलप्स मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई, अगर यूरिक एसिड लंबे समय तक रहता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेफ्रोलिथियासिस। तो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई बनने लग जाते हैं, जिसे साथ में पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो रीनल कैल्कुलाई और पाइलोनेफ्राइटिस दोनों के दोनों हम डिजीजेस ऑफ द जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग deposition of plaque in the coronary arteries. क्लिनिकल फीचर्स बहुत सिंपल से हैं, गाउट में बहुत ज़्यादा टिपिकल फीचर्स यहाँ पे नहीं है। इसमें तीन कंडीशंस आ सकती है, मैं जैसे आपको बताया, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होता जा रहा है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, जिसमें कि एक्यूट कंडीशन आ रही है, 6 हफ्ते से कम है, और क्रॉनिक टोफेशियस गाउट है ना, टोफाई फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा में आपको यूरिक एसिड डिपॉजिट होता जा रहा है, टोफाई फॉर्मेशन में आ रहा है। तो ओनली वन जॉइंट इज अफेक्टेड इनिशियली, है ना। तो जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं गाउट में, उसमें स्टार्टिंग में आपका सिर्फ एक ही जॉइंट अफेक्टेड होता है, बट पेरी आर्टिकुलर एक्यूट गाउट इन सब्सिक्वेंट एपिसोड्स, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे और दूसरे जॉइंट्स भी अफेक्ट होते जाते हैं एक्यूट कंडीशन में। बार बार उसके जो एक्यूट गाउटी एपिसोड्स आते हैं उसके बाद में और जॉइंट्स धीरे धीरे अफेक्ट होने लग जाते हैं। फर्स्ट जॉइंट कौन सा सबसे पहला फर्स्ट जॉइंट अफेक्ट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होता है फर्स्ट टो, जो पैर का अंगूठा होता है वो जॉइंट सबसे पहले आपका इसमें अफेक्टेड होता है गाउट के अंदर। द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स होता है फर्स्ट टो इज इन्वॉल्व्ड। इसके साथ में यहाँ पे आपको इन्फ्लेम्ड हेबरडेंस और बाउचर्ड नोड, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेबरडेंस नोड, बाउचर्ड नोड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर गाउट के अंदर भी आपको हेबरडेंस नोड और बाउचर्ड नोड देखने को मिलते हैं। मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द गाउटी आर्थराइटिस। सो ये आपके गाउटी आर्थराइटिस का फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस में से एक हो सकते हैं। इट बिगिंस एट नाइट विद ड्रामेटिक पेन, ये रात में शुरू होता है, इसके साथ में ड्रामेटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, पेशेंट परेशान हो जाता है दर्द की वजह से। सो इट बिगिंस एट नाइट विद ड्रामेटिक पेन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड टेंडरनेस। तो इसकी वजह से रात में पेन होता है, स्वेलिंग रहती है, वार्मथ आता है, पेशेंट को गरम गरम फीलिंग आती है, एंड देयर इज टेंडरनेस, देयर इज पेनफुल टू टच। अटैक विल जनरली सबसाइड स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 3 to 10 days। तो जो अटैक होता है इसका वो 3 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप से ठीक हो जाता है। हम एक्यूट गाउट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ द इंटरवल्स ऑफ वेरिंग लेंथ विद नो सिम्टम बिटवीन अटैक। तो ये जो एक्यूट अटैक्स आते हैं ये बार बार आ सकते हैं, जिसमें 3 से 10 दिन का टाइम आपको मिल सकता है बीच में, और जो इंटरवल होती है उसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो एक बार एक्यूट अटैक आया, उसके बाद में पेशेंट अपने आप से ठीक हो गया, उसके बाद 8-10 दिन ठीक रहा, उसके बाद वापस से एक्यूट अटैक आ जाता है, ठीक है। ये हेबरडेंस और बाउचर्ड नोड्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है कौन सी हेबरडेंस कौन सी बाउचर्ड होती है, ठीक है। नाउ एक और क्लिनिकल कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलती है, पोडाग्रा, है ना। पोडाग्रा बेसिकली होता क्या, पैर में, पैर का अंगूठा, यहाँ पे स्वेलिंग आपको बहुत अच्छे से दिखती है।
So this is the painful affection of the foot occurring as a result of metatarsophalangeal arthritis. ये बेसिकली होती क्या है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ द फुट दैट इज अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्वेलिंग इन द मेटाटार्सोफेलेंजियल आर्थराइटिस। तो यहाँ पे मेटाटार्सोफेलेंजियल, आपका मेटाटार्सल जॉइंट और फेरेंजियस, इसके बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लेटर ऑन द अदर जॉइंट्स ऑफ द टार्सल जॉइंट्स, एंकल एंड नी आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले आपका मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद इसमें पेन है, स्वेलिंग है ना, और उसके बाद में अदर जॉइंट्स लाइक एंकल्स, नीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। These are associated with fever and other constitutional disturbances. इसके साथ में आपको फीवर मिलेगा और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस जैसे एनोरेक्सिया होता है, वेट लॉस होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को ना, मलेरिया होता है, टायर्डनेस, फटीग, ये सब चीज़ें आपको इसके साथ में देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बता प्रेसिपिटेटिंग गाउट, जिसकी वजह से गाउट प्रेसिपिटेट होता है। तो डाइटरी एक्सेस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है अगर आप डाइट में एक्स्ट्रा लेते हो तो उसकी वजह से भी गाउट प्रेसिपिटेट हो सकता है, लाइक द रेड मीट, लिवर, पेनक्रियास, टेस्टिस, पीज, मटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप रेड मीट ज़्यादा ले रहे हैं, लिवर ले रहे हैं, पेनक्रियास अगर आप ले रहे हैं, टेस्टिस ले रहे हैं, है ना, जो नॉन वेजिटेरियन अगर वो ये खा रहे हैं, पीज, मटर आप खा रहे हैं वेजिटेरियन में, तो उसकी वजह से आपको गाउट जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा अगर है, कहीं पे चोट लगी है किसी को, तो उसके बाद भी गाउट, कई बार ऐसा होता है पैर में, घुटने में, पैर में, अंगूठे में चोट लग जाती है, चलते चलते किसी से टकरा गए, और उसके बाद में फिर ये जो गाउट की कंप्लेंट्स है वो शुरू हो जाती है। सर्जरी, कोई सर्जरी आपने कराई, उसके बाद में गाउट की कंप्लेंट स्टार्ट हुई। एक्सेसिव इथेनॉल इंजेक्शन, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में भी हो सकता है, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर काम कर सकता है। हाइपर यूरिसेमिक थेरेपी हो सकती है ना, यूरिक एसिड ज़्यादा हो आपके, तो कुछ ऐसी थेरेपी जिसकी वजह से आपकी ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना, तो वो थेरेपी की वजह से हो सकता है। कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। सीरियस मेडिकल इलनेस सच एज एमआई एंड स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या स्ट्रोक अगर आपको ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसका मेडिकेशन ले रहे होंगे, उसके मेडिकेशन की वजह से भी गाउट प्रेसिपिटेट हो सकता है। क्रॉनिक आर्थराइटिस, वो सब तो हमने अभी एक्यूट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्रॉनिक आर्थराइटिस के बारे में, जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा के बाद डेवलप हो रहा है। तो क्रॉनिक आर्थराइटिस में क्या होता है, रिकरेंट अटैक प्रेजेंट्स विद नॉन सिमेट्रिक साइनोवाइटिस। यहाँ पे रिकरेंट अटैक्स होते हैं जिसमें साथ में नॉन सिमेट्रिक साइनोवाइटिस होता है। साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो उसका इन्फ्लेमेशन है, नॉन सिमेट्रिक इन्फ्लेमेशन होता है। इट मैनिफेस्ट एज पेरिआर्टिकुलर टोफेशियस डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आपके जॉइंट के अराउंड टोफेशियस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जो आप ऑलरेडी पिक्चर में देख चुके हो पिछली स्लाइड्स में, इन द एब्सेंस ऑफ साइनोवाइटिस। तो यहाँ पे साइनोवाइटिस नहीं होता, लेकिन टोफाई डिपॉजिट होता है। टोफाई डिपॉजिट इन एब्सेंस ऑफ साइनोवाइटिस। The tophi are soft and small, but later becomes hard and may reach up 7 मिलीमीटर in diameter। तो जो टोफाई होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर तक भी पहुंच जाते हैं। तो टोफाई में अल्सरेट, डिस्चार्जिंग चौकी मटेरियल। तो ये जो टोफाई होते हैं धीरे धीरे अल्सरेट हो जाते हैं एंड डिस्चार्जिंग चौकी मटेरियल, जिसमें से चॉकलेट मटेरियल निकलने लग जाता है। कॉमन साइट्स ऑफ टोफाई, कॉमनली कहाँ पे टोफाई आपको देखने को मिल सकते हैं, अराउंड द ओलिकैनिक फोर्सेस, एंकल्स, टेंडर अकिलिस, हेलिक्स ऑफ ईयर एंड द अदर जॉइंट। जो कान का हेलिक्स है यहाँ पे भी टोफाई देखने को मिल सकती है, यहाँ भी छोटी छोटी गांठें आपको दिख जाती है, तो वहाँ पे वो भी आपका बेसिकली टोफेशियस डिपॉजिट होता है दैट रिप्रेजेंट्स यूरिक एसिड इंक्रीज्ड इन द ब्लड। नाउ कॉम्प्लिकेशन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, अगर ये चीज़ होती है, हाइपर यूरिसेमिया आपके ब्लड में होता है, तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं। कैन बी रीनल डैमेज, है ना, रीनल डैमेज उसमें हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रीनल टिश्यूज बाय यूरेट क्रिस्टल्स, यूरेट डिपॉजिट्स इन द रीनल पैरेन्काइमा लीडिंग टू रीनल फेलियर। तो अगर ये यूरिक एसिड डिपॉजिट होता जाता है आपकी किडनी के अंदर, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। रीनल ट्यूब्यूल्स आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं बाय यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो गए वहाँ पे, जिसकी वजह से रीनल पैरेन्काइमा डैमेज हो जाती है, रीनल फेलियर हो सकता है। मेजर कॉज ऑफ डेथ इन गाउट, ये एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से गाउट के अंदर डेथ हो जाती है पेशेंट की, रीनल डैमेज। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होते हैं। गाउट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ना डायग्नोसिस, किस तरह से आप डायग्नोस करोगे, अगर कोई पेशेंट हमारे पास में होता है यूरिक एसिड या गाउट का हमारे पास पेशेंट आता है, तो कैसे आप उसे डायग्नोस करोगे। सबसे पहले आप साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करा सकते हो। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस में हमें पता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे, लाइक क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, जो कि डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मीडियम शेप एमएसयू, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। सीरम यूरिक एसिड आप चेक करा सकते हो, एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड लेवल, इट कैन बी नॉर्मल बट द लेवल डज नॉट रूल आउट गाउट। कई बार हम ये कराते हैं यूरिक एसिड का लेवल, तो कई बार नॉर्मल भी आता है, लेकिन नॉर्मल जो इसका लेवल है ना, ये रूल आउट नहीं करता कि पेशेंट को गाउट नहीं है।
यूरिन यूरिक एसिड, तो आप यूरिन के एग्जामिनेशन में यूरिक एसिड लेवल चेक कर सकते हो. एक्सक्रीशन ऑफ 800 mg per day in absence of drug such as fluoridation. अगर कोई पेशेंट दवा नहीं ले रहा है, उस दवा नहीं लेने के साथ में उसके यूरिन को आप चेक कराते हो, तो उसमें अगर 800 mg per day से ज़्यादा यूरिक एसिड आ रहा है तो वो सजेस्ट करता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है. स्क्रीनिंग ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, तो और कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आपको स्क्रीनिंग करनी होती है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किडनी पर इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आपको गाउट हो सकता है. तो किडनी पर इफेक्ट चेक करने के लिए आप अदर सिस्टम पे इफेक्ट चेक करने के लिए, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है उनको चेक करने के लिए उन रिस्क फैक्टर्स को बताने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें यूरिन एनालिसिस होता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल आप चेक करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट आप करते हैं, ग्लूकोज एंड लिपिड्स का लेवल चेक करते हैं, कंप्लीट करते हैं. ठीक है. इफ द ओवर प्रोडक्शन इज सस्पेक्टेड, अगर आपको किसी भी कारण से ओवर प्रोडक्शन सस्पेक्ट होता है यूरिक एसिड का, द मेजरमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट, हाइपोक्सांथिन, गुआनिन, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको शॉर्ट में एचजीपीआरपी बोलते हैं, हम पीआरपी लेवल्स को चेक करते हैं. दो लेवल्स को चेक कर सकते हैं, एचजीपीआरपी, पीआरपी के लेवल्स को चेक. जॉइंट एक्सरे आपको कराना होता है, यहाँ पे एक्सरे रेडियोग्राफी कराई जाती है, जिसमें टू डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टिक चेंजेस. इसमें क्या क्या सिस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, इरोजन विद द स्क्लेरोटिक मार्जिन्स इन एडवांस्ड क्रॉनिक आर्थराइटिस. यहाँ पे इरोजन भी आपको देखने को मिलता है, स्क्लेरोटिक मार्जिन्स देखने को मिलते हैं इन एडवांस्ड क्रॉनिक आर्थराइटिस. If the renal stone is suspected, flat plate abdomen कराया जाता है ना. तो अगर आप सस्पेक्ट करते हो कि यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन होते हैं, तो एक्सरे फ्लैट प्लेट एब्डोमेन आप कराते हैं. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टोन्स म्यूचुअली रेडियोल्यूशन होते हैं, तो उस केस में फिर आपको क्या करना होता है, आईवीपी करानी पड़ती है, इंट्रावेनस पायलोग्राफी करा के डाई इंजेक्ट करके कराते हैं, काम टेस्ट हो गया. केमिकल एनालिसिस ऑफ द रिनल स्टोन, अगर कोई स्टोन निकल रहा है बाहर तो आप उसको केमिकल एनालिसिस करा के चेक कर सकते हैं कौन सा स्टोन है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन कौन सी डिजीज ऐसी है जो गाउट से रिजेंबल करती है, उसके जैसे सिम्टम्स हमारे पास में आते हैं. इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, सीपीपीडी डिपोजिशन डिजीज जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट या हाइड्रेट डिपोजिशन डिजीज, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो रिएक्टिव आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीपीपीडी और सेप्टिक आर्थराइटिस ना, ये सारी डिजीजेस हम लोग इसके रिजेंबल करती है गाउट से ना. ट्रीटमेंट, वो कैसा ट्रीटमेंट, गाउट का पेशेंट अगर हमारे पास में आता है तो हमें उससे क्या कराना होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट देना होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ओनली सिंस द अटैक आर सेल्फ लिमिटेड. एक्यूट स्टेज में अगर कोई हमारे पास में आता है, हमें पता है कि वो जो अटैक है, जो एक्यूट फेज है, वो सेल्फ लिमिटेड होगा, थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगा. उस केस में आप सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, कुछ जैसे दवाइयाँ देते हैं जिससे उसको सिम्टम में रिलीफ मिल जाए, ये थोड़े टाइम बाद वैसे भी अपने आप ठीक हो जाएगा. दिस विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली. क्रॉनिक स्टेज में क्योंकि जो डिजीज है ये लंबी चलती है, लगातार चल रही है, तो उस केस में हमें कुछ मेडिकेशंस की जरूरत होती है, जैसे एनाल्जेसिक्स हम देते हैं, एनएसएआईडीएस देते हैं, नॉनस्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स, कॉर्टिसोन दिया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि हमने देखा है क्रॉनिक स्टेज के अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं जॉइंट में, तो फॉर्मेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो उन सब चीजों को कम करने के लिए, उसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए सब चीजें दी जाती है. सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल आपकी कम हो जाए. तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट हम इसके अंदर करते हैं एक्यूट स्टेज के अंदर, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वो स्टेज अपने आप थोड़े दिनों में चली जाती है. क्रॉनिक स्टेज में आप एनाल्जेसिक्स देते हैं, एनएसएआईडीएस देते हैं, कॉर्टिसोन, इंट्राआर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड यूरिक एसिड. In the next lecture we will be discussing about crystal deposition disease, है ना, सीपीपीडी के बारे में हम बात करेंगे, तो दो तरह के क्रिस्टल्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि गाउट आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा. थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, मुझे ये चीज़ करानी होती है. बट मैं चाहूँगा कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इसे सुने, इस लेक्चर को. साथ में मैंने पीपीटी और अपना ई नोट्स अपलोड किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So the session was powered by digital version 2.0 JAYOTI VIDYAPEETH University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in the comment box. I will try to solve. So this was all for today. Thank you very much. This was Dr. Ravi, and I will meet you in the next lecture with a new topic. Thank you.